नमस्कार दोस्तों, अपवर्तन के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक से हम पढ़ते आए थे अपवर्तन में कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है, ठीक है, तो वह अभिलंब से दूर हटती है और जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है परिवर्तन। जहां वेलोसिटी कम होती है वहां अभिलंब की ओर झुक जाती है, जहां वेलोसिटी बढ़ती है प्रकाश की वहां अभिलंब से दूर हटती है। तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों ये शब्द देखने से ऐसा लगता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मानो यहाँ पर अपवर्तन नहीं प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। बट फ्रेंड एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में घटना अपवर्तन की ही होती है, बट इंसिडेंट कुछ इस प्रकार से हुआ कि हमको ये लगेगा कि प्रकाश का परावर्तन हो गया है। आइए देखते हैं किस तरह से ये होगा। तो फ्रेंड पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहला कंडीशन जो है वो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश इस प्रकार से होगा कि प्रकाश सघन से विरल में जाएगी। सघन से कहां जाएगी? विरल, डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी, तभी क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। देखिए किस प्रकार से फ्रेंड, ठीक है। तो अभी तक हम पढ़ते आए हैं जब भी प्रकाश किरण डेंसर से रेयर मीडियम यानी कि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट करके चलती है, क्योंकि प्रकाश का वेग कम से क्या होता है? अधिक हो जाता है। पहले प्रकाश का वेग यानी कि वीडी मान लीजिए डेंसर मीडियम में कम था और अब वेग क्या हो गया? सडनली बढ़ गया रेयर मीडियम में, तो वी आर का मान अधिक है और वीडी का मान कम है, तो अभिलंब से दूर हट करके चलती है। क्लियर है फ्रेंड? तो मान लीजिए कि प्रकाश किरण I1 कोण पर आपतित होती है इस बिंदु पर, ये डेंसर मीडियम है पूरा और ऊपर क्या है? रेयर मीडियम है, एयर है, कुछ भी आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो I1 कोण पर क्या हुई? इस बिंदु पर आपतित हुई एक रे, या इस बिंदु पर क्या हुई? इंसिडेंट हुई। एंगल कितना है? I1। तो यहां पर लाइट का क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया सरफेस AB के थ्रू। क्या हो गया? यहां पर लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया, मतलब प्रकाश किरण फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में चली गई। ये हमारा फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम में चली गई। तो हम जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन में, रिफ्रैक्शन में, कि प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। लाइट रेस वन मीडियम टू सेकंड मीडियम में इंटर कर जाती है और वो अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं करती, बल्कि क्या होती है? अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि विकृत हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर फ्रेंड? तो यहाँ पर एंगल है I1, यहाँ पे एंगल है R1। R1 क्या है? अपवर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल, और I1 को है आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। ठीक है फ्रेंड? तो ये अभिलंब से दूर हट के चलती है क्योंकि सघन से विरल में आ रही है। क्लियर फ्रेंड? अब मान लीजिए थोड़ा सा ये एंगल को यदि मैं बढ़ा दूं, अब इस एंगल को मैं बढ़ा देता हूं, तो एंगल पहले I1 था, अब एंगल कितना हो गया? ठीक है, जब भी हम एंगल निकालते हैं कहां से निकालते हैं? अभिलंब से निकालते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो अब एंगल कितना हो गया? I2। तो पहले I1 था और अब क्या हो गया है? I2 हो गया है। तो I2 का मान क्या है? I1 से अधिक है। क्लियर है? I2 का मान क्या है? अधिक है I1 से। तो पहले प्रकाश किरण क्या होती थी? अभिलंब से दूर हट के चल रही थी, तो अब अभिलंब का इसका मान क्या होगा? इस प्रकाश किरण का ये और दूर हट के चलेगी दोस्तों। क्लियर है? प्रकाश किरणें जब इस बिंदु पर आपतित हो रही थी तो अभिलंब से दूर हट के चल रही थी। पहले आपतन कोण का मान कितना था? I1, जो कि कम था। अब मैंने इंसिडेंट एंगल के मान को बढ़ा दिया है, I2 के मान को इंक्रीज कर दिया है। तो जब आपतन कोण का मान बढ़ेगा, इंसिडेंट एंगल का मान बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो अपवर्तन कोण है यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल है, इसका मान भी क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। यानी कि पहले कंपेयर में ये क्या होगी? और दूर हटकर चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट एंगल का मान क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। जितना हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाएंगे उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल यानी कि अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जितना अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा उतना ही प्रकाश किरणें और दूर हट करके चलते जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं प्रकाश किरण जब डेंसर से कहा जाती है रेयर, तो अभिलंब से दूर हट करके चलती है। तो साथ ही साथ यदि हम आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर फ्रेंड? तो मैंने I2 बढ़ाया तो नया हमको क्या मिला? R2। तो R2 भी क्या होगा? पहले से अधिक होगा। I2 अधिक है I1 से, तो यहाँ पर R2 का मान भी क्या मिलेगा अपने को? यहाँ पर R1 से अधिक मिलेगा। क्लियर फ्रेंड? अब मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको और बढ़ाता हूं, ठीक है, इस मान को हम और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया I3, यहां से दोस्तों हो गया I3। तो आपतन कोण का मान बढ़ गया तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये और दूर हट करके चलेगी, तो यहां पर क्या मिलेगा अपने को? नया I3 मिला एंगल, सॉरी R3 मिला नया एंगल अपने को अपवर्तन कोण का। ठीक है दोस्तों, तो आपतन कोण का मान बढ़ गया है तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो गया? बढ़ गया, मतलब प्रकाश किरणें और दूर हट करके चल रही है। इस प्रकार जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएंगे अपवर्तन कोण का मान भी दोस्तों क्या होता जाएगा? इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड एक स्थिति ऐसी आएगी कि धीरे धीरे प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हटते जा रही है इस प्रकार से।
क्लियर है? देखिए यहाँ पर आपतन कोण का मान धीरे धीरे हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जा रहा है, मतलब प्रकाश किरणें और धीरे धीरे क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हटते जा रही है। तो कभी कभी ऐसा कंडीशन आएगा कि ये जो प्रकाश किरण जो कि अभिलंब से दूर हट रही है वो क्या हो जाएगी, सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। इस प्रकार से देखिए, ये इसी प्रकार झुका, फिर और झुका, फिर और झुका, तो झुकते झुकते प्रकाश किरणें यानी कि अभिलंब से दूर हटते हटते एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आपतन कोण के किसी मान पर, आपतन कोण के किसी मान पर ये जो प्रकाश किरण है, ये प्रकाश की दोस्तों क्या होगी, बिल्कुल ये सरफेस के इस प्रकार से पैरेलल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल क्या हो जाएगी, सरफेस किस प्रकार से ये पैरेलल हो जाएगी। एक नई कंडीशन ऐसा आएगा कि आपतन कोण के किसी मान पर अपवर्तित प्रकाश किरण हमारे सरफेस एबी की क्या हो जाएगी, पैरेलल, क्योंकि हर एक आपतन कोण पे क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे दूर हटते जा रही है। तो आपतन कोण किसी न किसी मान पर क्या होगी, वो सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? अब यदि आपतन कोण के मान को और बढ़ा दूं मैं, ठीक है फ्रेंड, ये जो आपतन कोण का मान इसको और बढ़ा दें तो अब ये पैरेलल हो चुकी हैं समांतर में, तो अभी किस ओर झुकेंगी, वे अभी नीचे की ओर आएंगी। ठीक है, अब ये इस ओर आते जाएंगी। क्लियर फ्रेंड? फिर समझिएगा, जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जा रहे हैं, प्रकाश किरणें अभिलंब से और दूर हट करके चलते जा रही हैं, तो आपतन कोण का एक कंडीशन ऐसा आया कि आपतन कोण के किसी मान पर जो ये प्रकाश किरणें हैं, ये क्या हो गई, सरफेस के पैरेलल हो गई। अब यदि आपतन कोण के मान को इससे अधिक और बढ़ाऊं तो वो क्या होंगी, वो और हटेंगे दूर, तो दूर हट गई और तो किस ओर आना शुरू करेंगी वो, अब वो देखिए इस ओर आना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो ये मीडियम कौन सा है, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड। तो अब प्रकाश किरण जो कि दूसरे माध्यम में जा रही थी, अब वो किस ओर आना कर दी स्टार्ट, वो पहले माध्यम में ही आना स्टार्ट कर चुकी है। तो यहां पर दोस्तों प्रकाश किरण पहले माध्यम से चली और पहले माध्यम में ही क्या हो गई, वापस लौट गई, यानी दूसरे माध्यम में उसका एंट्रेंस हुआ ही नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो प्रकाश का अपवर्तन नहीं बल्कि प्रकाश का क्या हो गया है, यहाँ पर परावर्तन हो गया है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। घटना कौन सी हो रही है, रिफ्रैक्शन की घटना ही हो रही है। इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, प्रकाश किरण जो है, जो कि कौन सी प्रकाश किरण है, अपवर्तित प्रकाश किरण है, वो अभिलंब से दूर हटकर चलते जा रही है। जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ा रहे हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कि प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट करके चलते जा रही है, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर और दूर हट रही है। तो दोस्तों एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आपतन कोण के किसी न किसी मान पर जो प्रकाश किरण है वो सतह की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन यदि आपतन कोण के मान को इससे अधिक और बढ़ा दूं तो अब झुकेंगी, किस ओर झुकेंगी दोस्तों, वो पहले माध्यम की ओर ही झुक जाएंगी। ठीक है, पहले माध्यम की ओर ही झुक जाएंगी, क्योंकि अपवर्तित प्रकाश किरण का काम क्या है, अभिलंब से दूर हट करके चलना। आपतन कोण का मान जितना अधिक बढ़ेगा उतना ही क्या होगी, वो और अधिक दूर हटेगी। तो अब दूर हटके किस ओर आ गई, उसी माध्यम में वापस आ गई जिस माध्यम से वो चली थी। क्लियर है फ्रेंड? तो जिस माध्यम से प्रकाश किरणें चली थी उसी माध्यम में ही वापस लौट आई हैं। तो यहां पर देखने से ऐसा लग रहा है मानो प्रकाश क्या हो गया है, परावर्तन हो गया है, जबकि ऐसा नहीं। वास्तव में प्रकाश का अपवर्तन ही है, यहाँ पर घटना अपवर्तन की हो रही है। बट चूंकि प्रकाश किरण जिस माध्यम से, जिस मीडियम पे ट्रेवल करी थी उसी माध्यम में, उसी मीडियम में क्या हो गई है, वापस बैक आ गई है। तो यहाँ पर घटना प्रकाश के परावर्तन की जैसी तरह प्रतीत हो रहा है, बट ये घटना कौन सी दोस्तों, अपवर्तन की। तो इसलिए इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टोटल इंटरनल, सॉरी ये रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, जबकि ये रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश किरणों क्या हो गया यहाँ पर, कंप्लीटली इंटरनल क्या हो गया है, रिफ्लेक्शन हो गया है। ठीक है, लेकिन घटना कौन सी है, ये अपवर्तन की। तो अपवर्तन की घटना में प्रकाश क्या हो गया है, परावर्तन हो गया है। तो इसे हम कहते हैं क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है फ्रेंड, ओके। अच्छा फ्रेंड देखिएगा, आपतन कोण की जिस मान पर, आपतन कोण की जिस मान पर अपवर्तित प्रकाश किरण जो है वो सतह के पैरेलल हो गई है। ठीक है दोस्तों, आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तित प्रकाश किरण सतह के समांतर हो गई है, आपतन कोण के उस मान को दोस्तों हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है दोस्तों, आपतन कोण के उस मान को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। जिस आपतन कोण के मान पर अपवर्तित प्रकाश किरण सतह के समांतर हो गई, अभिलंब से दूर हटते हटते क्या हो गई, सतह के समांतर। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान दीजिएगा। तो आपतन कोण के जिस मान पर
अपवर्तित प्रकाश किरण सतह के समांतर हो जाती है, आपतन कोण की ऊष्मा को दोस्तों हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रकाश किरण डेंसर से कहां जाएगी, रेयर में जाएगी, तो आपतन कोण का मान बढ़ेगा, तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो एक कंडीशन दोस्तों ऐसा आएगा कि आपतन कोण के किसी मान पर ये जो प्रकाश किरणें हैं, अपवर्तित प्रकाश किरणें हैं, वो क्या हो जाएंगी, सतह के समांतर हो जाएंगी। तो आपतन कोण का वह मान जहां पर अपवर्तित प्रकाश किरण सतह के समांतर हो जाती है, आपतन कोण के उस मान को फ्रेंड, आपतन कोण के उस मान को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्लियर फ्रेंड। तो क्रांतिक कोण दोस्तों कौन सा कोण है, क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह मान है जिस पर अपवर्तित प्रकाश किरण सतह की क्या हो जाती है, समांतर, पैरेलल हो जाती है, इसको हम कहते हैं क्या, क्रांतिक कोण। यदि आपतन कोण के मान को इसके आगे और बढ़ा दें, यदि आपतन कोण के मान को इसके आगे और बढ़ा दें, तो अब प्रकाश किरणें जो कि समांतर हो चुकी हैं, अब वो किस ओर आ जाएंगी, वो जिस माध्यम से इंसिडेंट हुई है उसी माध्यम क्या होंगी, लौट करके वापस आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड। तो जब भी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ता है तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं बल्कि प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों। और क्रांतिक कोण क्या है, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित प्रकाश किरण क्या होती, सतह के समांतर हो जाती है, इसे कहते हैं क्या, क्रांतिक कोण। क्लियर है फ्रेंड। तो फ्रेंड स्नेल के नियम में या अपवर्तन के द्वितीय नियम में हम पढ़ चुके हैं, म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। क्लियर है फ्रेंड। तो मान लीजिए यहां पर क्या हो गया है, क्रांतिक कोण मिल गया है हमको। I1 कौन सा कोण है, I1 वह कोण है जिस पर जो ये अपवर्तित प्रकाश किरण है क्या हो गई, सतह के समांतर हो गई है। क्लियर है। तो जब I का मान I1 के बराबर है, यानी क्रांतिक कोण के बराबर है, क्रांतिक कोण के बराबर है, तब यहां पर जो R का जो वैल्यू है दोस्तों, ये R का वैल्यू देखिए कितना हो गया है, R का वैल्यू हो गया है 90 डिग्री, यानी कि अपवर्तित प्रकाश किरण सतह के समांतर हो गई है। तो अभिलंब से कितना कोण बनाएगी, वो 90 डिग्री बनाएगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर R का मान दोस्तों कितना हो गया है, 90 डिग्री हो गया है। तो दोस्तों इस वैल्यू को यहाँ हम पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए तो हमको मिलेगा म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, साइन I1 डिवाइड बाई साइन 90। क्लियर फ्रेंड। तो हम जानते हैं साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो म्यू इज इक्वल टू फ्रेंड कितना मिलेगा हमको, साइन आई सी। इसको I1 ना लिख के मैं IC लिख रहा हूं क्योंकि C क्या है, क्रांतिक कोण है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो C क्या है, क्रांतिक कोण है, तो IC लिख लिया मैंने। अब यहाँ दोस्तों जो म्यू है, इस म्यू को हम क्या लिखेंगे, तो हम पढ़ चुके हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो पहला कंडीशन है वो ये है कि प्रकाश का गमन कहां से कहां होना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, मतलब सघन माध्यम से कहां, विरल माध्यम होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे हम आर म्यू, सॉरी डी म्यू आर, डी म्यू आर। दोस्तों डी म्यू आर इक्वल टू कितना मिला, डी मतलब डेंसर मीडियम, आर मतलब रेयर मीडियम, इज इक्वल टू क्या मिला, साइन आईसी मिला, जहां आईसी क्या है, क्रांतिक कोण का मान है दोस्तों। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिलता है हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, डी म्यू आर इज इक्वल टू साइन आईसी, जहां आईसी क्या है, क्रांतिक कोण है। तो जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और हमको अपवर्तनांक का मान निकालने बोलेगा तो क्रांतिक कोण दिया होगा, तो ओनली क्रांतिक कोण का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, अपवर्तनांक। बल्कि जबकि अगर यहाँ पर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना ना हो तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर साइन आर क्या हो गया, 1 हो गया, तो खाली क्या मिला, म्यू इक्वल टू साइन आई बस मिला दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अंग्रेजी का। ठीक है, ठीक फ्रेंड।